हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 8th क्लास चैप्टर 18 साइंस चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से। इसमें हम लोग 18 चैप्टर को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या लिखा है। Pahili and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the seven wonders of the world। मतलब कि जो पहेली और बूजो थे, जब उन्हें पता चला और वो बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें जब लाइक आइडिया था कि ताजमहल जो है वो क्या है, दुनिया के जो सेवन वंडर्स हैं उनमें से एक है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। बट हो क्या रहा है, जितना सुंदर ताजमहल है उतना ही अब उसकी जो ब्यूटी है वो खराब होने के कगार पे है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है आसपास के एरिया में वो ताजमहल को खराब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution। वो जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पोल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का खराब होना बाय सम एनी एक्सटर्नल एजेंट्स। अब जैसे कि पानी है, रिवर है, उसमें कचरा डाल दिया या फैक्ट्री से केमिकल चले गए, कोई रसायन चले गए, तो वो पोल्यूट हो गई। तो वो चीज़ से कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जानने के लिए वो बहुत ही ईगर थे। दे वर वेरी मच लाइक वो जानना चाहते थे कि क्या हो सकता है। We are all aware that our environment is not what it used to be। Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times। मतलब हम सबको पता है कि हमारा environment अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। हमारे जो एल्डर्स थे वो बात करते थे किसके बारे में? क्लीन वाटर के बारे में, कि पहले जो पानी आता था वो कितना साफ होता था, जो एयर होती थी वो कितनी फ्रेश होती थी, या जो भी चीज़ें थी वो कितनी बेटर थी एज कंपेयर टू जो जो अब है। जैसे कि इनफैक्ट पहले जो फूड की क्वालिटी होती थी, लोगों की हेल्थ होती थी, ये भी बहुत अच्छी होती थी, जो कि अब देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फेलिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। डेली कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती रहती है कि किस तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो खराब हो रही हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, या कुछ भी हो। सॉइल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, लैंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। वी ourselves feel the impact of the failing quality of air and water in our lives। हम खुद ही क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डेली की डेली कि किस तरह से जो एयर क्वालिटी है, जो वाटर है, वो बहुत ही खराब होता जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। अब तो देखो कोरोना आ गया, बट पहले भी क्या होता था, पहले लोग इतना कोई एयर पॉल्यूशन से, बीमारियों से नहीं ग्रसित होते थे। लाइक उनको वो बीमारियां नहीं होती थी पहले के टाइम में, बिकॉज एयर बहुत साफ थी, खाने का जो मतलब सॉइल का पूरा था वो बहुत साफ था, लैंड बहुत क्लीन था। अब बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, इट्स वेरी डर्टी, इनफैक्ट रहने लायक भी नहीं है। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। मतलब एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब बिल्कुल ही पानी अच्छा पीने के लिए ना हो, क्लीन एयर बिल्कुल ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। मतलब आपने पहले पढ़ा है किसके बारे में? एयर की इम्पोर्टेंस एंड वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में अपनी पहले की क्लासेस में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्मफुल चेंजेस जो कि हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं और उनका हमारे पर क्या इफेक्ट है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं। We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air। मतलब कि हम लोग खाने के बिना, विदाउट फूड, हम लोग कुछ टाइम तो सरवाइव कर सकते हैं, बट अगर एयर अच्छी नहीं है तो हम थोड़ी भी देर, नॉट इवन फ्यू मिनट्स, हम नहीं सरवाइव कर सकते। बिकॉज एयर में हमें क्या मिलता है? O2 मिलता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट एसेंशियल थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे रहने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। और ये चीज़ क्या बताती है कि ये जो क्लीन एयर है वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ एयर एक दो गैसेस से मिलके बनी है, कई सारी गैसेस होती हैं।
जस्ट अ मिनट, ओके। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन। अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, तो एयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन है, मिथेन है, ओजोन है, एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये सारी चीजें भी थोड़ी कम कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, क्या क्या चीजें हैं एयर के अंदर, एयर किस किस चीजों से मिलके बनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, इसको पढ़ लेते हैं, स्किप कुछ नहीं करेंगे। आपने कई बार जैसे कहीं से स्मोक आ रही है या फिर आप बिजी रोड है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रैफिक है, वहां पे आपने अपना मुंह कवर किया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हम सबने देखी हैं, फील करी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है क्वालिटी ऑफ एयर को इन सब जगह पे जो नीचे दे रखी हैं। अ पार्क एंड अ बिजी रोड, अगर एक पार्क की बात करूं और एक बिजी रोड की बात करूं तो ज्यादा पोल्यूशन या क्वालिटी कहाँ की खराब होगी, एक बिजी रोड की। रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, जहां हम रहते हैं या फिर जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां की एयर की क्वालिटी बहुत खराब होगी। एक बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, जो सिटीज होती है अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, यानी कि एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक आके मिलता है, तो वहां पे कहाँ कहाँ पे सुबह के टाइम, दिन के टाइम और इवनिंग के टाइम सबसे ज्यादा पोल्यूशन कब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अर्ली मॉर्निंग लोग निकलते हैं गाड़ियों से फटाफट, एकदम सुबह सुबह 4 5 6 बजे तो नहीं होगा, बट यस अगर हम बात करते हैं आफ्टरनून वाले टाइम पे तो जरूर हमें ट्रैफिक मिलेगा, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मोस्टली जा ही रहे होते हैं कहीं भी। इवनिंग के टाइम पे क्या होगा, लोग वापस आते हैं, तो इस टाइम भी पोल्यूशन होगा। आफ्टरनून इवनिंग में बहुत होगा। अर्ली मॉर्निंग अगर हम बात करें 8 to 9 की तो पोल्यूशन होगा, लेकिन अगर हम बात करें एकदम सुबह की, लाइक 5 से 6 o'clock के बीच की या 6 o'clock की, तो इतना पोल्यूशन नहीं होगा। विलेज बहुत क्लीन होगा एज कंपेयर टू टाउन। हम सबको पता है विलेज में लोग बहुत ध्यान रखते हैं, इतना पोल्यूशन नहीं होता, दे आर नॉट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, जिसके बिना जो शहर के लोग होते हैं वो रह नहीं पाते, तो वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. अब हम क्या देख सकते हैं, ये आप डिफरेंसेस देख सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ स्मोक है एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का स्मोक है वो देखने को मिलेगा। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, मतलब आपको पता है कि ये जो स्मोक है ये कहाँ से आया होगा। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट, मतलब कि जब भी हमारा कुछ भी ऐसे सब्सटेंसेस ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी चीज, कोई स्मोक या कोई भी चीज है, तो अगर समझ लीजिए नॉर्मल एयर है उसमें आके कोई चीज मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वो मॉडिफाई होगा। अब ये मॉडिफाई का मतलब ये नहीं कि अच्छी वे में होगा, चेंज भी हो सकता है किसी भी वे में। अब देखो नीचे लिखा हुआ है, ये समझना जरूरी है। व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। जब एयर कंटामिनेट होती है, गंदी होती है बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो हमें नहीं चाहिए एयर में, जिनकी जरूरत नहीं है, जब एयर ऐसी चीजों से कंटामिनेट, सड़ती है, गंदी होती है बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जिनके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लिविंग बीइंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, तो हम उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। सेम वे में अगर मैं समझाऊं तो वाटर पोल्यूशन भी यही है कि कोई अनवांटेड चीज़, कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर वाटर को स्पॉइल कर रही है, गंदा कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या बोला, एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जिसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, ठीक है। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन हो गया। नाउ हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड, अब ये एयर पोल्यूटेड होती कैसे है, कैसे पोल्यूशन होता है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जो एयर को क्या करती हैं, गंदा करती हैं एयर को, उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। समझ लीजिए कोई बहुत ही स्मोक निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी एयर को गंदा करेगा, तो वो वहाँ पे क्या होगा, कंटामिनेंट होगा या फिर पोल्यूटेंट होगा,
पोल्यूशन नहीं, पॉल्यूटेंट। जो चीज, जो सब्सटेंस पोल्यूशन करता है उसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं। समटाइम्स ईच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन। इसने क्या बोला, कई बार क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि स्मोक एंड डस्ट से। फिर से देखिए, सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं, वो नेचुरल सोर्सेज जैसे कि स्मोक और डस्ट हो गए, वहां से आते हैं। और ये चीजें कहाँ से आ सकती हैं, स्मोक या डस्ट, जैसे लिखा है फॉरेस्ट फायर से आ सकती हैं, वोल्केनिक इरप्शन से, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है वहां से आ सकती हैं। और पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कुछ जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स, नॉट पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स जो गंदा करते हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, भाई आपने पेड़ों को जला दिया, आप व्हीकल यूज कर रहे हो, आप कोई भी जगह पे कोई चीज जला रहे हो, तो आप मतलब जो आपके जो होते हैं ना मेन, पेड़ काट रहे हो, तो दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, सबको पता है। पावर प्लांट, जहाँ पे पावर जनरेट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में से धुआं निकलता है, फायरवुड, लकड़ी के जलने से, और डंग केक्स, गोबर के जलने से, डंग केक्स की वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तो सारे वो सोर्स हो गए जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। Now you might have read in the newspaper that respiratory problem among children are rising day by day. Conduct a survey of household in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. तो ये एक एक्टिविटी है जो जब कोरोना नहीं था तब करी जा सकती थी, अभी तो इट्स नॉट प्रेफरेबल। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंतर्गत कि आपको अलग अलग घरों में जाके पूछना है कि इफ दे हैव, या दो घरों में नहीं जा सकते, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स और उनके आसपास की जो फैमिलीज हैं, या किसी भी, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो, इनफैक्ट स्कूल्स में आप ये चीज़ें कर सकते हो कि पूछो कि कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं किसकी वजह से होती हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। अब हम उन सब्सटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो पॉल्यूटेड एयर में होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज। आपने नोटिस किया कि कैसे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होते हैं वो हमारी सिटीज में बढ़ रहे हैं। व्हीकल्स, गाड़ियाँ, ऑटो, कुछ भी, ये सारी चीज़ें हमारे व्हीकल्स के अंदर आती हैं। दूसरी चीज़, व्हीकल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं व्हीकल्स, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. जब पेट्रोल और डीजल completely burn नहीं होते, when they are burned incomplete, जब वो incomplete burning होती है, अच्छे से burn नहीं होते पेट्रोल एंड डीजल, तब इट लीड थ्रू द कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन। उसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म होता है। ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, बहुत ही मतलब नुकसान देती है। दूसरी चीज़, ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल हम इतनी ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं एक केस में, बट अगर उस रूम में कार्बन मोनोक्साइड है तो वो जाके हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाती। इसलिए लिखा है कि ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसको क्या करती है, कम कर देती है। तो ब्लड के अंदर फिर ऑक्सीजन ढंग से कैरी नहीं हो पाती। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा बट ये फेक सा बनाया हुआ है कि ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, दीज आर द पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं व्हीकल्स में से।
If the vehicle registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river in the world, that is Nile and Amazon. इसने क्या बोला कि जो व्हीकल टोटल दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं आज तक, अगर अभी जो है इस टाइम पे, अगर उनको एक के बाद एक ऐसे एक के बाद अगर ऐसे खड़ा कर दिया सिर्फ दिल्ली दिल्ली के व्हीकल्स को, तो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा नियरली किसके, नाइल एंड अमेजन के, जो दो लॉन्गेस्ट रिवर हैं वर्ल्ड में, उनके बराबर हो जाएगा। ये क्या, ये पूरा का पूरा जो ये, अगर आपने व्हीकल्स को दिल्ली के एक के बाद एक खड़ा कर दिया, मतलब दैट मैनी व्हीकल्स आर प्रेजेंट इन दिल्ली। ठीक है, now, Bujo remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. ठीक है, बुजो को याद आया कि एटमॉस्फेयर में अगर ऊपर देखें तो फॉग लाइक जैसे होता है ना, धुआं काइंड ऑफ, ये जिसे हम कह देते हैं कि क्या बोल देते हैं उसे, कि आज बहुत धुंध है, इस टाइप से वर्ड यूज कर देते हैं देसी लैंग्वेज में, तो वो विंटर्स में बहुत देखने को मिलती, कोहरा बहुत है, कोहरा। ठीक है, ये चीजें विंटर्स में बहुत देखने को मिलती हैं। तो ये होती क्या है, दिस इज स्मॉग विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये क्या है, दिस इज स्मॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये किससे बना हुआ है जो स्मॉग है, ये स्मोक एंड फॉग से बना हुआ है। किससे, स्मोक एंड फॉग से। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग। इसने क्या बोला कि जो स्मोक होती है उसमें कई सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पहली बात तो स्मोक क्या, स्मॉग क्या होता है, स्मॉग होता है स्मोक, मतलब हमारे कोहरे के अंदर समझ लीजिए जो धुंध धुंसी है, फॉग जो होता है, फॉग इज नेचुरल, बट फॉग के अंदर जब स्मोक मिल जाता है, फॉग के अंदर जब स्मोक मिल जाता है तो वो स्मॉग बना देता है। और यहाँ पे इसने क्या लिखा है, स्मोक, यानी ये जो स्मोक है इसके अंदर कई तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, लाइक दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिले एंड फॉग के साथ मिले ताकि वो स्मॉग बना दे। ठीक है, द स्मॉग कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। ये जो स्मॉग होता है ना, जो हमें एयर में देखने को मिलता है विंटर्स में, बिकॉज स्मोक और फॉग मिल जाते हैं, तो बच्चों में ये अस्थमा या कई सारी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज या फिर कफ और वीजिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Many industries are also responsible for causing air pollution. कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. अब देखो पूरे को ढंग से पढ़ लेते हैं। कई इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन करती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पे पेट्रोल बनाने का, पेट्रोल को निकालने का, उसको क्लियर आउट करने का काम होता है, वो बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स हैं जहाँ से गैसियस पॉल्यूटेंट, कैसे गैसियस पॉल्यूटेंट नाम भी दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये प्रोड्यूस होती है कैसे, कंबशन ऑफ फ्यूल से। ठीक है, जब फ्यूल्स वगैरह बर्न होते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और कौन से फ्यूल्स के, उससे, तो ये जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो किससे प्रोड्यूस होता है, जब कोल और वगैरह जब उनका कंबशन होता है, और ये कोल कहाँ मिलते हैं, पावर प्लांट में, देन सल्फर डाइऑक्साइड गेट प्रोड्यूस, तब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत ही मेजर सोर्स है किसका, गैसियस पॉल्यूटेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, प्लस कई केसेस में परमानेंट लंग डैमेज हो सकता है। जो भी पर्सन है उनके डैमेज परमानेंटली डैमेज, मतलब उनके लंग्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अब इसमें लिखा है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने देखा था अबाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाउ
द नेक्स्ट पार्ट इज अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो अभी तो हमने पढ़ा कि जो कोल प्लांट से, पेट्रोलियम प्लांट से जो ये सब चीज़ें रिलीज होती हैं, और तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं CFCs या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि कहाँ पे यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में इनको यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर्स में यूज किया जाता है, एरोजोल स्प्रेज, जो स्प्रेज होते हैं, इनफैक्ट कई सारे ऐसे और कॉस्मेटिक सामान भी आता है जिसमें ये यूज होते हैं। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो CFC होते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होते हैं ना, उसको डैमेज करते हैं। अब एक और चीज आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ओजोन लेयर क्या होती है? ये लेयर जो होती है ना, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है ना। यहाँ पे लिखा भी है, रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। ये ओजोन लेयर हमें जो एक्चुअली जब सनलाइट आती है तो उसके साथ कई सारी खतरनाक यूवी रेज भी रिलीज होती है, जिससे स्किन कैंसर या बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो ओजोन लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। बट अगर ओजोन लेयर पतली हो जाएगी या उसमें होल होगा, काइंडली होल का मतलब होता है बहुत थिन होना, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो यूवी रेज आएगी अर्थ पे और डैमेज शुरू हो जाएंगे। तो ये CFC क्या करता है? इस ओजोन लेयर को और पतला करता है। Have you heard of the ozone hole? Try to find out about it. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in place of CFC. पहले बहुत ज़्यादा CFC यूज होती थी, अब भी बहुत होती है, बिकॉज पीपल आर एडिक्टेड टू एयर कंडीशनर्स या फिर रेफ्रिजरेटर। ये तो कुछ कुछ चीज़ें तो नेसेसिटी की हैं, कुछ ऐसी हैं जो लग्जरी की हैं, बट मेन चीज़ ये है कि इन सबसे क्या होता है? नुकसान किसको होता है? ओजोन लेयर को होता है। ठीक है। Now, in addition to the above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particle which remain suspended in air for long periods. इसने क्या बोला? हमने जो ऊपर मेंशन किया वो तो हो गया, अलग ही हो गया। ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियां वगैरह होती हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल बर्न होता है, वो भी छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो एयर में बहुत टाइम के लिए रहते हैं। फॉर लॉन्गर पीरियड दे रिमेन इन एयर। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, मतलब कि वो क्या करते हैं? देखने में जिससे प्रॉब्लम होती है, तो वो क्लियर व्यू नहीं देते हैं। जब वो एयर, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं तो उससे क्लियर नहीं दिखता। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीजेस, और जब इनको इनहेल करे, कोई सांस ले रहा है, जब सांस लेंगे तो ये पार्टिकल भी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से कई सारी डिजीजेस होती हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। ऐसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कब? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ठीक है, जैसे कि स्टील मेकिंग और माइनिंग, इन प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। पावर प्लांट भी कई सारे टाइनी ऐश पार्टिकल रिलीज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? पोल्यूट कर देते हैं। जो कई बार पावर प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे से टाइनी ऐश पार्टिकल रिलीज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं केस स्टडी पे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ताजमहल को। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि जो 20 साल अभी तक गए हैं, इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। आप सबको पता ही है ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन आगरा। हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या हो चुका है? अब उसकी लोगों को टेंशन होने लग गई है, बट किस बात के लिए? एक्सपर्ट्स हैव वार्नड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल, so it is not only living organism that get affected by polluted air, but non-living things like building, monuments and स्टेचूज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। हो क्या रहा है? जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं एयर में, ठीक है, वो क्या हो रही हैं? धीरे धीरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसके वाइट मार्बल को खराब कर रहे हैं। धीरे धीरे वो येलोइश होता जा रहा है जो उसका वाइट मार्बल है। तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, इनको भी पोल्यूशन बहुत हद तक अफेक्ट करता है। कई सारे स्टैचूज ऐसे होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। सो सिर्फ लिविंग थिंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं बाय पोल्यूशन, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट पोल्यूटेड। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल,
chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. हो क्या रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है आसपास के एरियाज में, जैसे कि रबर जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, रबर का काम होता है, मशीनों का काम होता है, केमिकल, और स्पेशली जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहे हैं एंड फाइनली दे आर causing damage to the Taj Mahal. These gases react with the water vapor present in the atmosphere. ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड मेन हो गई और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या करती हैं, ये जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती हैं इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब कि ये गैसेस रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके बाद क्या फॉर्म करती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसने क्या बना लिया, सल्फरिक एसिड बना लिया, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने नाइट्रिक एसिड बना लिया। ये जो एसिड है धीरे धीरे ये क्या करता है, पानी के साथ, रेन के साथ ये इस पे आना शुरू होता है, ताजमहल पे गिरना शुरू होता है, और रेन तो एसिडिक होती है, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। अब जब एसिड रेन के साथ मिलके नीचे आता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन कोरोट्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। एसिड रेन क्या करता है, अब एक नॉर्मल पानी है और एक एसिडिक पानी है जिसमें एसिड मिक्स्ड है, तो वो क्या करता है, मॉन्यूमेंट्स या जो मार्बल्स होते हैं उनको कोरोट करता है, खराब करता है। द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर भी बोल देते हैं, बिकॉज इट इज कॉजिंग डैमेज टू द मार्बल। और इनफैक्ट कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। ताजमहल की बात इसलिए हो रही है बिकॉज वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट कम्स अंडर 7 वर्ल्ड ऑफ द वंडर। ठीक है, नाउ 3 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सस्पेंडेड particulate matter such as the soot particle emitted by मथुरा ऑयल रिफाइनरी। अब सस्पेंडेड particulate मैटर यानी कि जो क्या चीजें होती हैं जो रिलीज हुई हैं और फाइनली वो ना मिक्स हो जाती हैं। अब उसमें लिखा भी है सूट पार्टिकल्स, नॉट सूट, छोटे छोटे से सूट पार्टिकल जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा येलो किया है ताजमहल के मार्बल को। दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर द रीजन बिहाइंड द येलोइंग ऑफ द मार्बल। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए ताकि ताज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इट हैज ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, that is compressed natural gas। आप सबको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, CNG पॉल्यूशन कम करती है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। तो दिल्ली वगैरह में बहुत सारी बसेस में मोस्टली सब जगह CNG यूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है इंडस्ट्री को कि भाई ऐसे फ्यूल्स यूज करो जिससे पोल्यूशन कम हो, बिकॉज डीजल पेट्रोल अनबर्न पार्टिकल्स छोड़ते हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में यूज होती है। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल। मैंने बताया ना कि देखो पेट्रोल से बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, उसके बर्न होने के बाद जो उसमें से निकलता है उससे, तो क्या करो, अनलीडेड पेट्रोल को यूज करो। जो ताज जोन है मतलब जो आसपास का एरिया है वहां पे अनलीडेड पेट्रोल यूज होना चाहिए। अब देखो उन्होंने क्या बोला, अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस कीजिए और देखो उनको क्या कहना है रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द ताज 20 और 30 ईयर्स अगो। मतलब अब पहले जो कंडीशन थी और अब जो कंडीशन है वो सोचो। नाउ इसने बोला है कि मुझे याद आ गई कौन से चैप्टर की, वो चैप्टर जो क्रॉप्स पे हमने पढ़ा था। तो आई एम थिंकिंग कि वेदर ये जो एसिड रेन है ये सिर्फ सॉइल को अफेक्ट करती है या प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बच्चों को बड़े होने तक ये क्लियर नहीं होता, मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। सन की रेज जो आती हैं वो अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती हैं, वार्म करती हैं। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फेल्स ऑन अर्थ, यानी कि जो रेडिएशन आ रही है अर्थ पे उसका जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द, एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये सन है, ठीक है, एक ये रेज आ रही हैं, सॉरी टेढ़ा हो गया, तो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, फ्यू ऑफ द पार्ट विल बी एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट जैसे ये है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इट विल बी
reflected. So a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. यानी कि जो reflected है, जो reflected radiation है, वो atmosphere में क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, वो वहीं की वहीं रह जाएंगी. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. अब देखो क्या हुआ, यहां से आया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, खत्म हुआ, वो प्लांट में यूज हो गया, फूड बनाने में, वट एवर प्रोसेस. कुछ क्या हुआ, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया, कायदे से उसे वापस जाना चाहिए. लेकिन कई बार क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड जो है ना, ये यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी. दे विल बी ट्रैप्ड. क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. और ये जो रेडिएशन होती है ना, ट्रैप्ड रेडिएशन, ये अर्थ को वार्म करती हैं और गर्म करती हैं. इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट. अब वो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ. ग्रीन हाउस वगैरह ना सर्जरी के नर्सरी में यूज होता है. उसमें क्या होता है, समझ लीजिए, धूप अंदर आ रही है, बट यहाँ पे ना प्लांट्स होते हैं. समझ लीजिए यहाँ प्लांट्स हैं. अब हमारा मेन मोटो है कि इन प्लांट्स को सरवाइव करवाना है, चाहे बाहर इन्वायरमेंट कैसा भी हो. यहाँ जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पे धूप आती है, बट धूप बाहर नहीं निकल पाती, ये नहीं हो पाता. धूप आने के बाद यहीं पे ट्रैप हो जाती है. तो इसने क्या बोला, अगर आपने कभी ग्रीन हाउस देखा होगा एक नर्सरी में या कहीं भी, आप याद करो कि जो सन की हीट है वो अंदर तो आती है, बट वो बाहर नहीं जा पाती. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. ये जो हीट ट्रैप हो गई है ना, ये ग्रीन हाउस को वार्म कर देती है, गर्म कर देती है. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. तो ये जो यहाँ पे हुआ है फिनोमिना, यानी कि हीट आई, वेव्स आई, बट बाहर नहीं जा पाई, दे आर ट्रैप्ड. सेम इसके अंदर होता है. किसके अंदर, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर होता है. तो ये अब आपको एक चीज बताती हूँ, कायदे से इसको जो सन की आधी वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई है, इसे बाहर जाना चाहिए, बट ये बाहर क्यों नहीं जा रही, बिकॉज देयर आर सर्टेन गैसेस जो इसको ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि मिथेन. तो CO2 और मिथेन क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं, जिसके वजह से ये जो हीट है ना, ये बाहर नहीं जा पाती, यहीं रुक जाती है. अब हमारे को समझना क्या है कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यही सेम फिनोमेना ग्रीन हाउस में होता है, बट वो फायदे का सौदा है, क्योंकि वहां पे तो आपको प्लांट को ग्रो करवाना है, तो हम उसको हीट को बाहर नहीं जाने देते. लेकिन ये अर्थ में जो चीज हो रही है, इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि हीट अगर अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग. ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नहीं पढ़ते. इसमें क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. नाउ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. कायदे से ये जरूरी है, क्योंकि आपकी हीट आएगी, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, वरना माइनस में चला जाएगा. लेकिन ये ओवर हो रहा है, अब ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है. एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अफेक्ट. नाउ CO2 बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इफेक्ट अब ज्यादा हो रहा है, एंड विच इज हार्मफुल. यू नो दैट CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर. CO2 क्या है, मेन कंपोनेंट है एयर का. यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट्स के लिए रोल होता है वो क्या होता है. बट इफ देर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, इट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट. नॉर्मली CO2 इज फाइन, जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर ये एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, तो इट वर्क्स एज अ पोल्यूटेंट, वो हमारे लिए खतरा है. कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन. ऑन द अदर हैंड, CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से CO2 क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है. ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. एक तो CO2 बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उसका लेवल बढ़ रहा है. दूसरा, ट्रीज जो हैं, ठीक है, ट्रीज जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं वो घट रहे हैं, ठीक है. एरियाज अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Plants क्या करते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना,
वो ठीक रहता है, बैलेंस्ड रहता है। बट नाउ एक तरफ तो हम CO2 बढ़ाए जा रहे हैं और प्लांट्स को कम करे जा रहे हैं, तो CO2 का जो एक बैलेंस रहना चाहिए वो बिल्कुल बिगड़ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 है वो एयर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। अब होता क्या है कि हमारा जो CO2 है वो वैसे तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वो भी एक रीजन है कि भाई जितनी भी चीजें हम बर्न कर रहे हैं उससे CO2 वगैरह बढ़ रहा है। पेड़ों को काट रहे हैं जो कि एक्चुअली CO2 को कम कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। इसीलिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे पेड़ काट देना। वो CO2 की जो अमाउंट है एयर में वो बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज, CO2 को प्लांट कंज्यूम कर लें, ट्रीज कंज्यूम कर लें, बट जब हम ट्रीज ही नहीं छोड़ रहे तो CO2 वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, CO2 का एक्यूमुलेशन होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 का एक्यूमुलेशन इकट्ठी होती है। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। CO2 हीट को क्या कर लेती है, बिल्कुल कैप्चर कर लेती है। लाइक CO2 ऊपर है, हीट बाहर नहीं जा पाती, तो इस वजह से और ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड इस धीरे धीरे जो ये टेम्परेचर बढ़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ना। तो दो तीन चीजें हमने नहीं पढ़ी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, और ये भी देखा कि ये हो क्यों रहा है। अदर गैसेस जैसे कि मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है, और जो गैसेस के नाम लिए वो भी इस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं। CO2 की तरह ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे जो गवर्नमेंट है उनके लिए एक मेजर कंसर्न है। मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कई कंट्रीज ने क्या किया है, मिलके, जैसे होता है ना आपसी समझौता, एक एग्रीमेंट पे साइन करा है कि यस वी विल ट्राई टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। बिकॉज अगर ये एक कंट्री के करने से तो होगा नहीं, ओजोन जो लेयर है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो वो सिर्फ एक कंट्री से डिपेंडेंट नहीं है, एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। सारी कंट्रीज का जो पोल्यूशन है वो जाके, पोल्यूशन या CO2 गैस जाके उसको डिप्लीट कर रही है, पतला कर रही है। तो उसके लिए सारी कंट्रीज का साथ में आना जरूरी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कई कंट्रीज ने मिलकर ये किया है कि हाँ भाई हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, हम कोई भी कोशिश करेंगे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो, जो गैसेस ग्रीन हाउस की हैं वो कम एमिट हो। बूजो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। मतलब बूजो बहुत सरप्राइज है ये जान के कि अर्थ का जो टेम्परेचर है अगर वो 0.5 डिग्री भी बढ़ता है, नॉर्मल चलो जितना हो, एक तो होता है घटता बढ़ता रहता है टेम्परेचर, जैसे कि सर्दियों में कम हो गया, गर्मियों में बढ़ गया, वो अलग चीज है। बट एक एवरेज टेम्परेचर जो हम बहुत सारा इतना टाइम से ऑब्जर्व करके निकालते हैं, अगर वो 0.5 डिग्री भी बढ़ गया तो उसके बहुत ही सीरियस इफेक्ट होंगे। Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो हिमालयाज में प्रेजेंट है, ये मेल्ट होने लग गया है। इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और किसकी वजह से ये मेल्ट होने लग गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होने लग गया है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी नई चीजें देखी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, उसका रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई नई चीज आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे ना। और दूसरी चीज, आपको CNG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको LPG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो भी तक अभी आपने पढ़ा है ये सब बहुत ईजी है, ये लगता थोड़ा सा हार्ड है बट दिस इज वेरी इजी, और आई एम होपिंग कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम इस पे आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए
क्या कर सकते हैं? देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। सक्सेस स्टोरीज मतलब किसी ने कुछ ट्राई किया एंड वो सक्सेसफुल रहा, मतलब वो उसको सफलता मिली। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो, जैसे कि कुछ साल पहले दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में थी वर्ल्ड में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अब उसमें क्यों पॉल्यूशन था? क्योंकि जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, हमने खुद पढ़ा था कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं अगर उसे एक लाइन में खड़ा कर दो तो बड़ी सबसे बड़ी रिवर को भी पीछे छोड़ देगी। तो ये क्या हुआ है, इस इतने ऑटोमोबाइल्स हैं कि भैया बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइन में भी खड़ा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब डीजल पे एंड पेट्रोल पे रन कर रहे थे। दे वर रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। एंड यू ऑलरेडी नो डीजल एंड पेट्रोल जब बर्न करते हैं या ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स छोड़ते हैं विच कैन कॉज पोल्यूशन। दे रिलीज सच गैसेज विच कॉजेज पोल्यूशन। द डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सीएनजी। क्या किया गया? एक डिसीजन लिया गया कि अब हमें सीएनजी की तरफ बढ़ना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि कम पोल्यूशन करती है। एंड अनलीडेड पेट्रोल, या फिर पेट्रोल ऐसा यूज करो जो कुछ भी अनबर्न ना छोड़े, जिसमें लेड ना हो। These measures have resulted in cleaner air for the city. इसकी वजह से जो सिटी की कंडीशन है थोड़ी सी बेटर हुई है। अभी भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पराली जब जलती है या और दिवाली के लोग क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं तो इससे बहुत पोल्यूशन होता है। तो ये चीजों को कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए। यू माइट हैव नोन ऑफ सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। आपने भी अपने घर के आसपास कहीं देखा हो, सुना हो, इनको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कैंपेन दे रखा है। कैंपेन मतलब किसी चीज की अवेयरनेस के लिए कोई चीज स्टार्ट करते हैं। तो से नो टू क्रैकर्स बिकॉज क्रैकर्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। दिस मेड अ बिग डिफरेंस इन द एयर पोल्यूशन लेवल अराउंड दिवाली। जो समझदार लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि भैया घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो कोशिश करते हैं कि ना जलाएं ताकि उनको दिक्कत ना हो। देखो जो पोल्यूशन है वो है, नो डाउट, लेकिन अब आप दिए जला रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप एकदम से क्रैकर वगैरह बहुत ज्यादा, वो भी क्योंकि उसके अंदर जब वो बर्न होता है ना तो बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है। तो वो थोड़ा सोच के करना चाहिए। जितना जरूरी है वैसी चीजें करो, एक्स्ट्रा में कुछ मत करो। ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज, वैसे तो ये है कि व्हाट कैन बी डन, बट एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको रीड कर लेते हैं। इट इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे उसने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब आप देखो एक चीज क्यों, समझ लीजिए आइस है, ठीक है, ये सारी आइस है और ये पानी है। अब क्या हुआ, ये हीट की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये मेल्ट होना शुरू कर देगी। क्या होना शुरू कर देगी? मेल्ट होना शुरू कर देगी। जब ग्लेशियर्स या आइस मेल्ट होगी तो पानी कहाँ मिलेगा? पानी सी में जाके मिलेगा। एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन सी लेवल। और इसकी वजह से क्या होगा? सी लेवल बढ़ेगा। कई जगहों पे कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी सीन फ्लडेड। मतलब कई जगहों पे क्या देखा जाता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो बिल्कुल फ्लडेड है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग could result in wide ranging effects on rainfall patterns, agriculture, forest, plants and animal। मतलब कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल के पैटर्न पे, जो एक नॉर्मल पैटर्न हम देखते हैं कि इस सीजन में बारिश होती है, इसमें नहीं होती, वो बिल्कुल बिगड़ गया है। अब आप देखोगे रैंडमली सर्दियों में भी बारिश हो रही है जो पहले कभी नहीं होती थी। गर्मियों में एकदम से बीच में मौसम चेंज हो जाता है। बरसात में तो चलो होती है, और कई बार तो ये होता है बरसात का पूरा सीजन आ जाता है, बारिश नहीं होती। तो दीज आर द पैटर्न्स जो पूरी तरह से अब चेंज होने लग गए हैं ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, जिसमें से एक है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है एग्रीकल्चर के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट में, प्लांट्स एंड एनिमल में। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटेन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। यानी कि जो लोग, मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो ऐसे रीजन में रह रहे हैं, और वो रीजन जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। ठीक है। जस्ट अ मिनट। Okay, I will explain. A recent climate change report gave us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. अब क्या हुआ, एक recent climate change report के according, जिसमें हमें पता चला only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level considered dangerous. अगर हमने देखो ग्रीन हाउस गैसेस पे ध्यान नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल जितना कुछ टाइम के लिए अगर जो ये लेवल है ये मेंटेन रहा,
तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ें हम कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस प्रेशर, या जो भी हमारे साथ दिक्कत है इसको करने के लिए हम कर जो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम ये चीज़ रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, तो हमें वो करना चाहिए। ना कि भाई हम सब कर रहे हैं, हम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो नहीं करना है। वी हैव टू डू समथिंग। नाउ दिस इज द टॉपिक वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ जो क्वेश्चन होता है ना कि हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक अब उठ रहा है, व्हाट कैन बी डन। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट। What can we do to reduce air pollution? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? कई सारी सक्सेस स्टोरीज है। मैंने बताया था ना, सक्सेस स्टोरीज वो होती हैं कि जिसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लाइक जिसमें कुछ ऐसा किया गया हो जिससे सक्सेस मिली हो, और वो किसी पर्सन ने ट्राई किया और फाइनली वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, now, for example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. यानी कुछ साल पहले दिल्ली बहुत ही ज़्यादा polluted city थी वर्ल्ड में। और उसके बाद क्या होता था, जो भी ऑटोमोबाइल्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो कि डीजल या फिर पेट्रोल पे रन कर रही थी, तो उसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा था। फिर एक डिसीजन लिया गया कि फ्यूल से सीधे सीएनजी पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज जो ये सीएनजी है ना, ये पोल्यूशन नहीं करती है। ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस पोल्यूशन नहीं करती। इसीलिए ये डिसीजन डिसाइड किया गया कि डीजल और पेट्रोल की जगह मोस्टली अब जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, दे विल रन ऑन सीएनजी, वो अब सीएनजी पे चलेंगी। एंड अनलीडेड पेट्रोल, ये वैसे हम कर चुके हैं। दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। यू माइट नो सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन इन द एयर पोल्यूशन। मतलब आपको भी पता होगा अपने एरियाज में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कुछ स्टेप लिया गया और फाइनली वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, नाउ देख लेते हैं। Okay. The quality of air at various location is monitored regularly by government and other agency। देखो, ये जो इन्वायरमेंट के लिए या फिर एयर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर वो वर्क करते हैं। कुछ एनजीओ भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये देखते हैं डेली डेली, ये चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट की, एयर की, वो कैसी है। और उसके बाद जो डाटा हमें मिलता है उससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन ऐसे होगा, इस तरह से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों को हम उस बारे में बता सकते हैं। देर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल। यानी कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का मतलब है, जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, हम अगर वुड यूज कर रहे हैं जिससे धुआं हो रहा है, तो अब हमें ऐसे फ्यूल्स की तरफ बढ़ना चाहिए जो डैमेज कम करें। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन हुई है जिसको पढ़ लेते हैं। सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। ना, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमें किससे मिली है, सन से मिली है। ठीक है, आप देखते होंगे सोलर पैनल लोगों की छतों पे लगे होते हैं, एंड वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो वो एक ऐसा मेथड है एनर्जी रिलीज करने का, प्रोड्यूस करने का, जिसमें पोल्यूशन नहीं हुआ प्लस कोई फ्यूल भी नहीं लगा। ठीक है, फिर आया हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर के अंदर आ जाता है वाटर बेस्ड। आप देखते होंगे कई सारे डैम बने हुए हैं, जब वो डैम में से पानी गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन मूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो भी एक क्लीन वे है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि डैम बनने से अलग इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन कम्स विंड एनर्जी। अब राजस्थान के साइड जाओगे, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत खुले मैदान होते हैं, हवा चलती है, तो वहां पे ये विंड जो आपकी होते हैं ना, ये विंड मिल लगी होती है। क्या करती है वो विंड मिल, हवा से, कुछ नहीं कोई कर रहा, हवा से वो मूव करती है, और उसके बाद जब वो मूव करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं, और सबको, इनफैक्ट गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, you have various option of commuting to your school such as walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transport, या एक कार इंडिविजुअली यूज करना।
या कारपूल यूज करना। कारपूल मतलब एक ही कार को दो तीन लोगों ने शेयर कर लिया। अब आप क्या करोगे, आपको मतलब ऑप्शंस है, समझ लीजिए, अब तो खैर मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, कुछ बच्चों के पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि बस में जाना। बट अगर आप एक ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे आपके और दोस्त भी जाते हैं और आप कार से जा रहे हो, वो अपनी कार से जा रहा है या अपनी बाइक स्कूटी से जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन वो आपके साथ जाए, आप एक दिन उसके साथ चले जाओ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी आपने बचा ली, लाइक थोड़ा सा आपने जो पोल्यूशन है उसको सेव कर लिया कि वो ना हो, क्योंकि आपने जो धुआं निकलता आपकी कार से अलग, उसकी कार या स्कूटर से अलग, उसको कम कर दिया। तो ये सिर्फ एक आपके लेवल पे चीज़ है जो आप कर सकते हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल पे चीज़ों को कर सकते हैं। नाउ देखो क्या लिखा है, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत बड़ा करना है, जो आप अपने लेवल पे अपने पार्ट पे कर सकते हो, उसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल मेक अ वेरी बिग एंड ह्यूज डिफरेंस। वी कैन प्लांट ट्रीज, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप ट्रीज प्लांट करो, और आप ऑलरेडी जो ट्रीज प्रेजेंट हैं उनका ध्यान रखो, ठीक है। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव, व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। एक वन महोत्सव बनता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज जुलाई में हर साल क्या करे जाते हैं, मतलब बच्चे देखो यहाँ पे भी देख रहे हैं, वो सैपलिंग्स को बोते हैं जिससे वो ट्री बनता है, ठीक है। अब देखो, Bujo and Paheli once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. They started coughing because the entire area was full of smoke. Paheli thought it would be a better option to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? अब एक बार क्या हुआ, पहेली और बूजो एक जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि लोग जो ड्राई लीव्स होती है ना उनको बर्न कर रहे हैं, चाहे क्लियर करने के लिए कर रहे हो, चाहे इसको साफ करने के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने जैसे ही वो धुआं आया तो वो खांसने लग गए। अब क्या बोल रहे हैं वो, कि इट्स बेटर कि उसको कंपोस्ट बना ले। कंपोस्ट मतलब मिट्टी के नीचे दबा के तरीके होते हैं, और फिर उसका अपने आप ही क्या बन जाता है, खाद बन जाती है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सॉइल में एक तो सॉइल की क्वालिटी उसको बेटर करता है, इम्प्रूव करता है, प्लस नेचर में कोई भी डैमेज नहीं होगा, उस प्रोसेस का फायदा ही होगा। बर्निंग से नेचर में डैमेज हो रहा है, प्लस ये भी नहीं कि कुछ अच्छा काम हो पा रहा है लीव्स का जलने के बाद, वो तो बेकार ही है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है जो हम ध्यान में रख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोस्टली एयर पोल्यूशन, हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये था पार्ट 1। अब इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको पार्ट 2 का भी लिंक पोस्ट कर दूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, उस लिंक पे जाके आगे वाला पार्ट जो है वाटर पोल्यूशन देख सकते हो, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट के सेकंड पार्ट को बाद में लिंक के थ्रू देख लेंगे। अदरवाइज एक और चीज़ है, आप 8th साइंस की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको ये जो टॉपिक पूरा मैंने कवर कर रखा है ना वो मिल जाएगा पूरा का पूरा। इनफैक्ट जो जो चैप्टर कवर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर अच्छे से कवर हो गए हैं, कौन से रह गए हैं, और आप इसके अलावा भी कुछ देखना है तो वहाँ पे देख सकते हो। 8th के और सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।